हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग बताओ। एसेंशियल एलिमेंट्स किसके? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सही होना, ठीक है। अब ये सारी चीजें समझने के लिए, सारी चीजें समझने के लिए कुछ कंसेप्ट आपके लिए समझना जरूरी है। चलिए लाइन से समझेंगे। सबसे पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब है जब उसमें क्या है? लीगल इंटेंशन इन्वॉल्व है। जैसे भी आपने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वो ठीक है। अगर उसमें लीगल इंटेंशन है तब जाके वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगल इंटेंशन नहीं है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मैटर्स, मैंने आपको इन्विटेशन दिया घर पे आने के लिए, मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया मूवी दिखाने के लिए, ये सारे के सारे जो मैटर्स है, क्या इसमें लीगल इंटेंशन है? क्या नहीं। इसमें ऐसा थोड़ी ना कि घर नहीं आओगे तो क्या, मैं क्या तुमसे ऐसा डिस्कशन पहली टर्म्स एंड अग्रीमेंट लिखवा लूं क्या? तुम मेरे घर नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे? तो क्या कहीं से भी लीगल इंटेंशन इन्वॉल्व है? क्या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब रहेगा जब उसमें क्या रहेगा? लीगल इंटेंशन, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। चलिए, अग्रीमेंट होने के लिए दो लोग होने चाहिए, दोनों पर्सन की कैपेसिटी होनी चाहिए अग्रीमेंट करने की। दीदी समझ में नहीं आया, दोनों पर्सन की कैपेसिटी होनी चाहिए अग्रीमेंट करने के लिए। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको सीखना है, समझना है। क्या लिखा है? नोट। सबसे पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? माइनर। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप लीगली केपेबल होना चाहिए, मतलब आप क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब क्या? छोटा बच्चा, ठीक है, जो अभी मेंटली इतना डेवलप नहीं है, इतना समझदार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। दूसरा क्या लिखा है? अनसाउंड माइंड। चलिए सबसे पहले समझते हैं साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब क्या? मेंटली सही होना। अनसाउंड मतलब पागल होता है। अनसाउंड मतलब क्या होता है? पागल। इन्होंने कहा कि भाई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली क्या होने चाहिए? केपेबल होने चाहिए। लीगली केपेबल तब है जब वो माइनर ना हो, जब वो अनसाउंड माइंड ना हो। और क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? दिवालिया निकल गया। भाई वो अपने लाइफ का डिसीजन सही ले रहा है क्या? दिवालिया निकल गया उसका। तो जो दिवालिया निकल चुका है जिसका, वो वैसे ही क्या है? लीगली उसके पहले ही क्या हो जाते हैं? बहुत सारे राइट छीन ले जाते हैं। तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? ठीक है। तो दिवालिया जो निकल गया है उसको भी आउट कर दिया। तो लीगली केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोग। पहला कौन नहीं है? माइनर नहीं है। तो कौन है केपेबल? मेजर बोल सकती हूँ। चलिए, अनसाउंड माइंड केपेबल नहीं है तो फिर कौन होगा? साउंड माइंड बोल सकती हूँ। इंसॉल्वेंट केपेबल नहीं है तो क्या कौन होगा? केपेबल साउंड, सॉरी सॉल्वेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर पार्टीज की अगर कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तुम माइनर हो, तो तुम्हारे और मेरे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कब कब वैलिड रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि सबसे पहले लीगल इंटेंशन क्रिएट होना चाहिए। दूसरा, जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? केपेबल होना चाहिए ना। अगर वो लीगली केपेबल नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट गलत है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड माना जाएगा। बात समझ में आ गई? लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट करना, मैंने तुम्हें बाइक दी, तुम्हें मुझे पैसा देना है, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन है, बाइक नहीं दिया तो कोर्ट में जाना है, पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में जाना है, तो ऑब्लिगेशन जनरेट होना, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मैंने तुम्हें घर में इन्विटेशन दिया खाना खाने के लिए आना, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? क्या नहीं आओगे तो क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ? नहीं। तो लीगल इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? जिस पार्टी के साथ करोगे वो पार्टी क्या होनी चाहिए? केपेबल होना चाहिए। पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो लीगली केपेबल भी बोल सकती हूँ। डन। चलिए, तो दो पार्टी है। फर्स्ट पार्टी जो ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर। जो ऑफर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसे ऑफर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरर, ट्रांसफरी समझते हो? मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं, बेचने वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर। जिसे मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी। ऐसे ही ऑफर देने वाले को ऑफरर और जिसे मिल रहा है उसे ऑफरी, ठीक है। तो दोनों पार्टी, चाहे ऑफरर हो चाहे ऑफरी, दोनों पार्टी लीगली केपेबल होना चाहिए, दोनों मेजर होना चाहिए, दोनों साउंड होना चाहिए, दोनों ही सॉल्वेंट होना चाहिए। इसमें से कोई एक भी पार्टी क्या होती है बच्चा? माइनर, अनसाउंड या फिर इंसॉल्वेंट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। और हम पढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कब होगी? पहला जब लीगली इंटेंशन हो, और दूसरा क्या है? केपेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? ये दो चोर है, ठीक है, दो चोर,
आपस में चोरी करने का क्या कर रहे, अग्रीमेंट। तो तुम्हें लग रहा है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में? ठीक है, दो चोर, मैं और मेरा एक दोस्त, दोनों मिलकर है ना डकैती करने का प्लान करते हैं। हम दोनों के बीच में ये डिसाइड है कि चोरी करेंगे और आधा आधा माल बांट लेंगे। और वो नालायक अकेले लेके भाग गया, तो क्या मैं कोर्ट में जाऊंगी? कोर्ट से बोलूंगी, पुलिस वाले से बोलूंगी देखो आधा माल लेके भाग गया, कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में, वो तो पहले मुझको धर लेंगे, है ना, इधर है तू पहले, फिर उसके बाद दोस्त को पकड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होंगे जब उनका पर्पस क्या होगा, लॉफुल होगा। लॉफुल पर्पस के लिए मैंने फिरौती दी थी कि भाई उसको मार देना, मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए उसे मारने के। अब जब मैंने 1 करोड़ रुपए दिए उसे मारने के, तो बच्चों उसने मारा नहीं और मैं कहूंगी बताओ यार 1 करोड़ लेके भाग गया, पुलिस के पास जाऊंगी और 1 करोड़ वसूलूंगी अपना, दोनों को धर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट बताओ लीगल इंटेंशन, दूसरा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लीगली बोल सकते हैं लीगल, है ना, आपका क्या होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, तीसरा लॉफुल पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होगा जब क्या होगा उसमें, कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज दे रहा है और एक एप्पल दे रहा है, तो भाई अगर एक ने ऑरेंज दिया एक ने एप्पल दिया, तो अगर मुझे ऑरेंज मिल रहा है और मैं किसी को एप्पल दे रही हूँ, बार्टर सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइक और पैसा, बाइक कंसिडरेशन सामने वाले के लिए और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसा। मैं आपको ऑरेंज दे रही हूँ, सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, एप्पल दे रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानेंगे। डन, कितने पॉइंट्स हो गए, 4। पहला लीगल इंटेंशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नेक्स्ट लॉफुल पर्पस, देन कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या लिखा है, फ्री कंसेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, शुड बी गिवन फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर। अक्सर मूवीज देखा है आपने, है ना, जो गुंडे लोग होते हैं गरीबों की जमीन ऐसे ही ले लेते, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि साइन करो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी और हम तुम्हें पैसे दे रहे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्री होना चाहिए, आपकी फ्री कंसर्न होनी चाहिए। दबाव में, प्रेशर में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बस प्रूव करना पड़ेगा उस गरीब इंसान को, किसके सामने, कोर्ट के सामने। कोर्ट को तो क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों के साइन दिख रहे हैं, गरीब इंसान के भी दिख रहे हैं, उसका तो अंगूठा दिख रहा है और सामने वाले के सिग्नेचर दिख रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। सामने वाले को आकर बताना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट गलत है, क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रेशर में आकर साइन किया है। तो कोर्ट के सामने अगर वो ये बात बोल देता है, प्रूफ दे देता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब है जब आप फ्री तरीके से अपनी कंसर्न देते हो, फ्री तरीके से अपने सिग्नेचर करते हो। डन, 5 पॉइंट हो गए। पहला लीगल इंटेंशन, दूसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, थर्ड लॉफुल पर्पस, फोर्थ कंसिडरेशन, फिफ्थ फ्री कंसर्न, ठीक है। क्या लिखा है, सर्टेनिटी, फिक्स्ड, चीजें फिक्स होनी चाहिए। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी क्लियर बिटवीन द पार्टीज विदाउट द स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 घर है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक कहीं गांव में, ठीक। अब मैं तुम्हें घर बेच रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या है, ये घर बेचना, और मेरे दिमाग में क्या है, गांव वाला घर बेच रही हूँ जिसका दाम उतना ज्यादा नहीं है, वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर दिमाग में सर्टिनिटी है क्या, नहीं है, कंफ्यूज है। सामने वाली पार्टी क्या है, कंफ्यूज। तो यहाँ पे साफ बोल दिया हर चीज क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, चीजें फिक्स होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जब प्राइस को लेकर डिस्प्यूट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइस को लेकर कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल, क्वालिटी को लेकर आपने अक्सर देखा होगा, हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपनी सारी क्वालिटी लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग है। अगर उन्होंने लिखा है कि ये क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ये क्वालिटी थोड़ी सी कम है, और आप अगर इसे लेते हो तो भाई उन्होंने तो सर्टेन चीजें लिखी, सर्टिनिटी चीजें लिखी। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा और माल आ गया और आपने कहा कि भाई आपकी क्वालिटी कुछ और थी और गलत आपने बताई, तो ये से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सही नहीं है, आपको आपके पैसे क्या मिल जाएंगे, रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी और आपने नजरअंदाज की, तो बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। वो बात अलग है, अमेजोन है ना रिटर्न वाला, रिफंड वाला ऑप्शन रखता है जस्ट फॉर कि हाँ बिजनेस उसका बहुत ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर ये रिटर्न वाली पॉलिसी नहीं है और अगर उसने क्वालिटी नहीं बताई है तो फिर उसे वो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, चले। तो क्या क्या चीजें सर्टेन होगी, इन लोगों ने बता दिया कि भाई डिस्प्यूट होने वाले मैटर्स क्या है, प्राइस को लेकर सर्टिनिटी रखो, क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, प्लेस ऑफ डिलीवरी कि कहाँ पे हम डिलीवर करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट, टाइमिंग एक्सेट्रा।
तो सर्टेन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कंफ्यूजन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि लगी शर्त मैं अभी यहां से उड़कर दिखा दूंगा 1 करोड़ देना मुझे, ये सारी जो इम्पॉसिबल बातें हैं क्या वो वैलिड है क्या, नहीं। तो ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करिए जो क्या हो इम्पॉसिबल, पॉसिबल होना चाहिए टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे तो। मीटिंग ऑफ माइंड्स, दिमाग में सेम सेम एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक इंसान है जिसके पास 2 कारें हैं, 1 करोड़ की भी कार है और 1 लाख की भी कार है, मर्सिडीज एक तरफ दूसरी तरफ नैनो है ना। मेरे दिमाग में कि नैनो बेचना है और इसके दिमाग में क्या है कि मर्सिडीज मिलने वाली है, तो क्या मीटिंग ऑफ माइंड है क्या, नहीं। मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी टू अग्री फॉर द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, तो हम इसे बोलेंगे कॉन्सेंस एड इदम, ठीक है पक्का। जरा बताओ पहला पॉइंट, लीगल इंटेंशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल पर्पस, कंसिडरेशन होना चाहिए, क्या बोला, फ्री कंसर्न, वेरी गुड, सर्टेनिटी, कंसिडरेशन बोल दिया ना तुम लोगों ने, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए ये क्या बोलता है, कंसेस एड इडम बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड। 9th पॉइंट क्या लिखा है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करना, कॉन्ट्रैक्ट चाहे ओरल हो कॉन्ट्रैक्ट चाहे रिटर्न हो दोनों अलाउड है। आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन बीइंग सीएस क्या सजेस्ट करोगे, रिटर्न, क्यों, प्रूफ करना आसान है, तुम प्रूफ कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, तुम ही हो ना उसके लीगल एडवाइजर, जब तुम लीगल एडवाइजर हो तो चीजें आसान करो, मुश्किल मत करो, ठीक है। चल आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, थ्रेट टू कमिट अ मर्डर, एनी एग्रीमेंट विच अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, समझो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो क्या हो गलत हो पूरे से। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने डकैती का बोला, वही मैंने बोला चोरी का, ठीक है, ड्रग्स डील कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छे से, अग्रीमेंट कर रहे हैं रिटर्न अग्रीमेंट के साथ, ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, नहीं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए जो भी हमने डिटेल में पढ़ा। तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सारी चीजें जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े ना, बस मैंने आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाई है, आपकी बुक में सब है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कब हम मानेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर उसमें ये सारी एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि सारे एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे तब, पहला पॉइंट क्या लिखा है बताओ ऊपर ही, फ्री कंसर्न, फ्री कंसर्न समझ में आ रहा है, बिना प्रेशर के अगर हुआ है तो। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोले तो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोल सकती हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप कॉम्पिटेंट है ना, मतलब आप केपेबल हो, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन बोल दिया, कंसिडरेशन मतलब कुछ बदले में देना, अब बदले में मैंने कहा मर्डर करके दे दूंगी यार, तो क्या कंसिडरेशन ये अलाउड होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या लिखा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, याद है वो चोर वाला, है ना, पर्पस आपका लॉफुल होना चाहिए, आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होने चाहिए। ये जो 3 लाइन में उन्होंने ये बातें बताई फिर से रिपीट, एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, पहला क्या लिखा है, ऑफर एंड प्रपोजल, और क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस, ये क्या लिखा है, कंसेंस एड इडम, वही मीटिंग ऑफ माइंड्स पढ़ा था। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रिएट लीगल रिलेशन, याद है सबसे पहला पॉइंट लीगल इंटेंशन, लीगल इंटेंशन को लीगल रिलेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, लॉफुल कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है, लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेसिटी ऑफ पार्टी समझ में आया, कंसर्न होना चाहिए बिटवीन पार्टीज, फिफ्थ को और थोड़ा बेटर करो, कंसर्न होना चाहिए मतलब क्या, फ्री कंसर्न होना चाहिए, बिना प्रेशर के कंसर्न होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, क्या लिखा है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सर्टेन बोले तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, प्राइस फिक्स होना चाहिए, क्वालिटी फिक्स होना चाहिए, क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली क्या लिखा है,
केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तीन चीजें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वॉइडेबल। अभी सबसे पहले हम डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं, वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब है जब इसमें ये सारी बातें हैं। अगर ये सारी बातें नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, उसमें कंसिडरेशन रखा है, मैंने कंसिडरेशन रखा है, लेकिन तुमसे प्रेशर में आके साइन करवा रही हूँ, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारी बातें अगर हैं तो वो वैलिड है, अगर ये बातें नहीं है तो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तुम्हें बाइक दी, तुमसे पैसा लिया, कंसिडरेशन है, ठीक, प्रेशर भी नहीं है, तुम खुद से बेचना चाहते हो, फ्री कंसर्न है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ऑब्लिगेशंस है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, आप एक माइनर हो, आप एक इंसॉल्वेंट हो, या फिर आप क्या हो, अनसाउंड माइंड हो। तो कोई भी एक पॉइंट अगर मिसिंग है दैट मींस आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बात समझ में आ गई? तो वैलिड नहीं हो तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, सबसे कोर चीज पढ़ी है आपने, ठीक है, फिर से रिपीट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। फिर क्या लिखा है, जेन्युइन कंसर्न होनी चाहिए, मतलब फ्री कंसर्न होने चाहिए। फिर क्या लिखा है, लॉफुल कंसिडरेशन, रिपीट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर से रिपीट, और क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब ये चीज बार 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 ये लोग आपको बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज मतलब क्या, कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी होने मतलब, या फिर मैं उल्टा बोलूं, मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, और इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। डन? पक्का? चलिए, एग्जाम्पल, देयर इज अग्रीमेंट विद द atom A will be provide, ठीक है, 50 kg of wheat, price more than per 50 kg, the agreement cannot be, ये क्या लिखा है, एम्बिगस। इस वर्ड का मीनिंग अक्सर आता रहेगा, एम्बिगस मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। एम्बिगस मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, ठीक है, कंफ्यूजन। अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, इसने बोला कि भाई मोर देन, ये लिखा है ना टर्म, हमने आपसे रेट पूछा कि भाई कितने का पड़ेगा ये माल, तो अगर मैंने 50 केजी बोल दिया, 50 केजी पर केजी मैंने अगर बोल दिया, तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने बोला 50 से ऊपर ही पड़ेगा, क्या सही दाम बताया, सर्टेन रखी चीजें मैंने, तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। डन? समझ में आ रही है? चलिए, अब इन्होंने कहा कि हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे वापस। अभी ये पॉइंट्स पढ़े आपने, एसेंशियल एलिमेंट, अब इसका 1 2 3 4 इसको बहुत डिटेल डिटेल में ये लोग बताएंगे, लेकिन बहुत जनरल जनरल ऑब्वियस वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। तो आपका जो ऑफर होगा और आपका एक्सेप्टेंस होगा वो मीटिंग ऑफ माइंड के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा चलिए ऑफर एक्सेप्टेंस को डिटेल में समझे। दिख रही है हेडिंग आपको? ऑफर को क्या बोल सकती हो, और प्रपोजल बोल सकती हो, ठीक है। चल आ जाइए, प्रपोजल एक तरीके से क्या है, ऑफर का क्या है, सिनोनिम से, मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो ऑफर और प्रपोजल दोनों सिनोनिम है। नेक्स्ट, सेक्शन 2A, सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए, ठीक है, क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, ये अब आपको प्रपोजल का मीनिंग बता रहे हैं, डेफिनेशन में गिवन है। व्हेन वन पर्सन, मुझे बताओ ऑफर क्या है, नॉर्मल मत देखो डेफिनेशन, नॉर्मली बताओ ऑफर क्या है। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को या फिर ऑफर देता है, दैट वाज ऑफर ना, ताकि उसे क्या करे, एक्सेप्ट। तो यही लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर ही इज विलिंग टू डू, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि भाई मैं ये देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, या फिर ये नहीं करना चाहता हूँ, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू ऑब्टेनिंग द एसेंट। उसका पर्पस क्या है कि भाई तू इसमें हाँ बोल दे, मैं जब आपको ऑफर दे रहा हूँ तो इस ऑफर को क्या करो, एक्सेप्ट करो। हाँ बोलना मतलब क्या, एक्सेप्ट करो। He said to make the proposal, इसे हम प्रपोजल बोलेंगे। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल या ऑफर इज कॉल्ड प्रपोज। ये क्या लिखा है, ऑफरर, अभी मैंने आपको बताया था। ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं, ऑफरर, या फिर प्रपोजर है, प्रपोजल है तो उसका क्या बोल दिया जाएगा, प्रपोजर, ठीक है। द पर्सन होम द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इसे क्या बोलेंगे, ऑफरी, याद रहेगा। जिसने दिया ऑफर, ऑफरर, जिसे मिला, ऑफरी। डन? चलिए, अब इन्होंने कहा कि ऑफर के कुछ रूल्स समझो, कब हम मानेंगे कि आपने ऑफर दिया, वैलिड ऑफर दिया। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, मेरा ऑफर वैलिड है तब जब ऑफर क्या होना चाहिए, आपने बोला दीदी फीस कितनी है सीएससीटी की, मैंने बोला कि 1 से 2 लाख है,
ठीक है, 1 से 2 लाख, क्या मैंने क्लियर की चीजें? आपने कहा ये मकान कितने का होगा, आपने कहा कि भैया 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ मैंने बोल दिया तो ये फिक्स है। मैंने कहा 1 से 2 करोड़ के बीच, देखो ना कितनी वेरिएबिलिटीज है जिसमें आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन। तो ऑफर तब सही माना जाएगा जब वो क्या होगा, क्लियर, डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट होगा, कंप्लीट होगा, और क्या होगा, फाइनल होगा। तब हम इसे ऑफर कंप्लीट मानेंगे। मस्ट नॉट भी क्या लिखा है, वेग। वेग मतलब क्या, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। चीजें क्लियर होंगी तो आपका ऑफर सही है, चीजें क्लियर नहीं तो आपका ऑफर ही सही नहीं है। ऑफर कम्युनिकेट करो, किसे, ऑफरी को। मैंने मन में रखा है बाइक मुझे बेचनी है, मन में रखा है कि हाँ यार बेचनी है, बेचनी बेचनी है, क्या तुम्हें बताया मुझे बेचनी है? तो ऑफर कब होगा कंप्लीट, जब क्या होगा, कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, जब सामने वाले को बता दिया जाएगा। पहला, एकदम सही बताओ। दूसरा, बता दो, मन में मत रखो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो दो सामने वाले को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। थर्ड, क्या बोल रहा है, ऑफर क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। मैंने अनाउंसमेंट कर दी, मैंने ओरल, ठीक है, मैंने तुम्हें एक पेपर में लिख के दे दिया, तो हमारा ऑफर क्या होगा, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। डी पॉइंट, ये क्या लिखा है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक, जनरल मतलब सबके लिए, और स्पेसिफिक मतलब आपके लिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, मैंने बोला जो बच्चा AIR लेकर आएगा उसे मैं आईफोन दूंगी। जो क्या लेकर आएगा, AIR लेकर आएगा, ऑल इंडिया रैंक लेकर आएगा, तो मैं उसे क्या दूंगी, आईफोन दूंगी। तो ये मैंने ऑफर क्या दिया है, जनरल, ये मैंने सबको बोला है। तो जो AIR लेकर आएगा वो क्या हो जाएगा, लेकर आए तो उसने क्या कर दिया, मेरा ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। मैंने बोला बेटा तुमको, तुम अगर ये लेकर आ गई ना तो मैं तुम्हें आईफोन दूंगी। तो समझना, जब मैंने सबको बोला तो मैंने किस टाइप का ऑफर दिया, जनरल। जब मैंने स्पेसिफिक इसको बोला तो ये किस टाइप का ऑफर हो गया, स्पेसिफिक। और इससे एक एग्जाम्पल याद आया मुझे भाई का, ठीक है। भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में कि समझ लो एक डॉग है, गुम हो गया है, मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो अक्सर तुमने देखा होगा ऐसे पेपर पोस्टर ऐसे छपवा दिए जाते हैं कि मेरे डॉग को, मेरे कुत्ते को ढूंढने वाले को मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, ठीक है। तो भाई ने ऐसे पोस्टर लगा दिए जगह जगह, ठीक है, कि जिसने मेरे डॉग को ढूंढ के लेकर आया वो क्या देगा, वो क्या इनाम देगा, 1 लाख रुपए देगा। तो ये ऑफर जनरल है कि स्पेसिफिक है, जनरल है। स्पेसिफिक बोला भाई तू अगर ढूंढ के लेके आएगा तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ऑफर क्या होना चाहिए, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी। तो भाई जनरल अगर मैंने ऑफर दिया और सामने वाले ने उसे क्या कर दिया है, सामने वाले ने उसे क्या कर दिया, कुत्ता ढूंढ के दे दिया है, तो उसने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो उसे पैसे मिलेंगे। मैंने जनरली तुम्हें बोल दिया AIR लेकर आने का, आईफोन मिलेगा। तो जिस दिन तुम्हारी AIR लेकर आओगे तुम, उस दिन सीधे से आके बोला दीदी आईफोन चाहिए हमें, तो क्योंकि आपने, है ना। हाँ, ये CSCT में AIR नहीं लगती है क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट है। आपकी AIR लगेगी एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में, और ये जनरल ऑफर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए है, ठीक है। CSCT में लगती नहीं, नहीं तो इसी में दे देती, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए, तो जनरल ऑफर एक्सेप्ट कर लो। और एक्सेप्ट कैसे होगा, बाय एक्शन, हाँ बोलकर नहीं होगा, बाय एक्शन, लेकर आओ और मुझसे आईफोन लेकर जाओ, तो ही होगा। तुमने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ढूंढ के तो लाओ कुत्ते को, AIR तो लेकर आओ। वेरी गुड। अब उसमें मत जाओ, एग्जाम्पल समझो, जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट होगा उस टाइम पर। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में तो अभी टाइम है ना, आएगा जो, ठीक है। चलिए, अदरवाइज अदरवाइज, ध्यान दो ध्यान दो, समझ में आ रहा ऑफर क्या है। ऑफर तब वैलिड होगा जब वो होगा क्लियर, जैसे भाई ने बोला दीदी स्पेसिफिक बताओ ना, क्लियर बताओ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जो उस टाइम पे लेटेस्ट वर्जन होगा, ठीक है, अभी से नहीं बता सकते ना लेटेस्ट के, वो तो कंपनी के ऊपर है भाई। दूसरा, क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, मैंने आपको बोल दिया ना, तो कम्युनिकेट हो गया। ओरल क्या कि रिटर्न दिया, ओरल दिया, दे सकती हूँ ओरल, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी। ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर। बट वेन द ऑफर इज एड्रेस अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, द वर्ल्ड एट लार्ज, बच्चा दुनिया क्योंकि बहुत बड़ी है, जब आप क्या करते हो पूरी जनता को देते हो तो वो ऑफर क्या कहलाता है, जनरल ऑफर। बात समझ में आ रही है, डन डन डन, खत्म। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग का मतलब समझो पहले क्या लिखा है। मैंने ये ऑफर दिया, कौन सा वाला दिया, जनरल ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, AIR लेकर आओ, आपको आईफोन मिलेगा लेटेस्ट जो भी वर्जन आएगा उस टाइम, ठीक है।
ये ऑफर क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ये ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा ये ऑफर। आ जाओ कब। सेक्शन 6 बोलता है ऑफर कब कब खत्म हो जाएंगे। पहला, अगर मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया, मैंने कहा कि बेटा तुझे मैं बोल रही हूँ, स्पेसिफिक बच्चे को बोला कि भाई मैं तुझे कभी सुना है सेल डिस्काउंट ये सारी चीजें रहती है, ऑफर रहता है, वैलिड टाइम के लिए रहता है, आज तक में अगर आओगे तो मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक टाइम लिमिट है। मैंने आपको बोला मुझे आपको बाइक बेचनी है, मैंने आपको क्या बेचना है, बाइक, ठीक है। तो बाइक में 1 लाख की बाइक को मैं 50,000 में दे रहा हूँ, 1 लाख की बाइक को कितने में दे रहा हूँ, 50। तो ये ऑफर मैंने अभी आपको दिया, लेकिन आपके पास समय क्या है, आज रात के 12 बजे तक का। ये सोचो, फटाफट बताओ। मुझे कल आकर सुबह बताते हो तो क्या इसे एक्सेप्ट मानोगे, क्या नहीं। ऑफर का ड्यूरेशन कितने तक का था, आज रात 12 बजे तक का। तो ऑफर आपका लैप्स कब होगा, ऑफर आपका खत्म तब हो जाएगा जब कोई टाइम डिसाइड है। अगर मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया, मैंने कहा सोच के आराम से बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कल सुबह भी बताओगे तो भी ऑफर वैलिड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने साफ बोल दिया है रात 12 बजे तक आज ही बताना है, तो फिर आप कल बताओगे, आपके पास वो ऑफर बचा ही नहीं है। तो नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम होगा। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा होता है, अगर टाइम नहीं लिखा है तो एक रीजनेबल टाइम खुद से कॉमन सेंस से निकालना आपको पड़ेगा। दूसरा, नॉट एक्सेप्टेड मोड प्रिस्क्राइब। मैंने बोला अगर ऑफर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो मुझे फोन कर कर बताना। वापस वापस वापस, मोड मैंने बताया, मोड क्या बताया, ऑफर एक्सेप्ट करना है तो क्या करके बताना, फोन करके बताना। तुमने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, देखा ही नहीं। तुमने मुझे मेल कर दिया, देखा ही नहीं, टेक्स्ट मैसेज कर दिया। मैंने मोड अगर स्पेसिफाइड बताया है तो आपको उसी मोड से बताना है। अब ये तुम्हारी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की बात है, लेकिन मैंने अगर मोड नहीं बताया तो तुम किसी भी तरीके से बनाओगे, बताओगे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, आज के जमाने में टेक्स्ट मैसेज देखने वाले कितने लोग हैं मुझे बताओ, नहीं है। ठीक है, तो एक रीजनेबल मोड होना चाहिए कि भाई व्हाट्सएप क्या था, व्हाट्सएप तो आज की डेट में हर कोई देखता है। ठीक, चलिए हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ जरा, हेडिंग बताओ। ऑफर आपका कब कब लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उस टाइम पे, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो खुद से कॉमन सेंस से एक रीजनेबल टाइम। अगर मोड स्पेसिफाइड है तो वेरी गुड, उसी मोड से देना है। मोड अगर स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब, तो उन्होंने बोला भाई एक रीजनेबल मैनर, एक रीजनेबल दिमाग लगाओ कि एक नॉर्मल कॉमन मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कब ऑफर खत्म हो जाएगा, जब ऑफर ही क्या करेगा, रिजेक्ट। मैंने बोला रात के 12 बजे तक सोच के बताना, तुम बोलोगे नहीं नहीं दीदी इतना सोचने का टाइम नहीं है, मैं अभी मना करके जा रहा हूँ, मुझे बाइक चाहिए ही नहीं। तुमने मुझे अभी तुरंत ही बोल दिया, रात 12 बजे का भी वेट किया क्या, नहीं। तो ऑफर कब लैप्स हो जाएगा, जब ऑफर तुरंत ही मना करके भी जा रहा है। ठीक, ऑफरर ऑफरी दोनों क्या हो गए, चल बसे भाई। मैंने कहा था रात में सोच लेना, बस जा ही रहे थे, क्यों, जीवन है ना इतना अनसर्टेन है, क्या बताए। ठीक है, तो डेथ हो गई। या फिर क्या लिखा है, एक्सेप्टर फेल टू फुलफिल कंडीशन। कंडीशन क्या लिखा है फिर, प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, बिफोर। हमने आपको बोला कि ये हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब कंडीशन फुलफिल नहीं करी, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हो, एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं। ऑफर कब खत्म हो जाएगा, ऑफर तब खत्म होगा अगर हमने कोई कंडीशन दे रखी है कि इस कंडीशन को पहले फुलफिल करो उसके बाद ही ये ऑफर आएगा। मैं बाइक बेचना चाहती हूँ, लेकिन उस बाइक के साथ आपको मेरी है ना ये पेंसिल भी खरीदनी पड़ेगी, महंगी पेंसिल है ना, वो वाली पेंसिल है जिससे तुम अपनी कॉपी में लिखते हो। अब इस पेंसिल को भी खरीदना होगा, तो वो कहेगी नहीं दीदी पेंसिल तो नहीं खरीदनी, बाइक खरीदनी है। तो कहोगी कंडीशन ही थी ना, कंडीशन क्या है, पेंसिल खरीदोगे तब। तो अगर एक्सेप्टर क्या फेल हो गया, पहली ही कंडीशन फुलफिल करने में फेल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो ऑफर जो है वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो कोई भी कंडीशन रख सकते हो कि भाई पहले इस चीज के लिए हाँ बोल, उसके बाद मैं आपको ऑफर दूंगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, बताओ जरा, काउंटर ऑफर सुना है, क्या होता है काउंटर ऑफर। मैंने बोला मैं 25,000 में बाइक बेचूंगी, तुम बोलोगे नहीं दीदी बहुत महंगा लग रहा है यार, तुम कहोगे 20, रिजेक्ट हो गया ना। मैंने ऑफर 25 को दिया, ठीक है, मैंने ऑफर कितने का दिया, 25 का, लेकिन तुम कहोगे नहीं दीदी बाइक बहुत महंगी पड़ रही है, तुमने क्या लगाया, 20। तो मेरा ऑफर खत्म हो गया जैसे तुमने क्या दिया, काउंटर ऑफर दिया, काउंटर ऑफर दिया ना। मैंने तुम्हें ऑफर दिया 25, तुमने कहा नहीं 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 20 लगाओ, तो आपने काउंटर ऑफर दिया। तो ऑफर ही जब क्या करेगा, ऑफर ही जब क्या करेगा, काउंटर ऑफर देगा, तो मेरा पहला ऑफर तो खत्म हो गया ना। अब मुझे 20 ठीक लगेगा, मैं थोड़ा सा सोचूंगी और मुझे लगेगा कि ठीक है,
तो मैं आपके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी, तो ये बात अलग है, ये बात अलग है। मैं अभी कह रही हूँ मेरा पहला ऑफर तो रिजेक्ट हो गया ना, तो ऑफर कब लैप्स हो जाएगा? ऑफर कब लैप्स हो जाएगा? जब सामने वाला काउंटर ऑफर दे देगा। इट्स अमाउंट टू रिजेक्शन, तो मान लिया जाएगा भाई काउंटर ऑफर दिया, तुम 25,000 में अग्री नहीं कर रहे हो, तुम काउंटर दोगे 20, फिर मैं दोबारा से ऑफर दूंगी, ठीक है 20 नहीं, एक काम कर 23 ले, 23,000 डन करते, यही करते रहते हो ना दुकान में, ठीक है, तो यही काउंटर ऑफर, तो आप उसके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, फिर से ऑफर दे रहे हो, फिर वो ऑफर दे रहा है, तो भाई जब जहां जैसी बात फिट हो जाए। क्या लैप्स ऑफ ऑफर समझ में आया? पहला, कब ऑफर खत्म हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, दूसरा मोड, तीसरा पहले ही रिजेक्ट कर दिया ऑफर ने, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पार्टीज की डेथ हो गई, या फिर कंडीशन ही कुछ हमने बोली थी फुलफिल करो, फिर काउंटर ऑफर, तो आपके ऑफर कब कब लैप्स हो जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स है, समझ में आ रहे हैं? डन। हेडिंग, रिवोक मतलब क्या होता है, रिवोकेशन मतलब क्या होता है? कैंसिल, रिवोक करना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। ऑफरर क्या कर रहा है, ऑफर तो दे दिया और उसे क्या कर रहा है अब, कैंसिल कर, अरे नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया, अब इस ऑफर को अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं है, मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैसे, पेपर, अग्रीमेंट, मैंने साइन किया, ऑफर दिया, ये लो तुम भी साइन कर दो, तुमने इसमें साइन कर दिया ना एक्सेप्टेंस का, तो तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अब क्या ये ऑफरर कैंसिल कर सकता है इस ऑफर को? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो नहीं कर सकता। कब कैंसिल कर सकती हूँ, जब तक आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बोला आज रात 12 बजे का समय था एक्सेप्ट करने का, तुम घर पहुंचते ही हो तो मैं तुरंत फोन कर देती हूँ, अरे यार वो ऑफर ना अब मैं कैंसिल कर रही हूँ। आपके एक्सेप्टेंस से पहले मैं क्या कर सकती हूँ, ऑफर कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आपके मेरे बीच में अब ऑफर एक्सेप्टेंस, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को तो अब हम क्या करेंगे, कोर्ट में मिलेंगे अब तो सीधे, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, एक्सेप्ट। तो क्या ऑफरर ने जो ऑफर दिया है क्या उसे कैंसिल कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, लेकिन 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 बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने के बाद तो अब डिस्प्यूट होगा, ठीक है। एन ऑफर में बी रिवोक बाय द ऑफरर एट एनी टाइम, लेकिन वो टाइम क्या होगा, बिफोर एक्सेप्टेंस। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तब नहीं होगा, समझना। मैंने पहले ऑफर दिया 25 का, तुमने कहा कि नहीं दीदी 20 करो, तो तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तुमने मुझे काउंटर ऑफर दिया, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने बोला 20 तो मैंने एक्सेप्ट, तो फिर पहला वाला रिजेक्ट हो गया तो दूसरा वाला एक्सेप्ट हो गया, मैं 20 में अग्री कर गई। हाँ, तो पहला तो रिजेक्ट, पहले वाला तो लैप्स हो गया ना, लेकिन अब दूसरे वाला विंडो ओपन हो चुका है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओरल भी होता है, हाँ, तो दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वेक हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा, पहला वाला तो खत्म हो जाएगा, वो अग्रीमेंट ही क्या होगा, उसमें लिखा होगा 25,000, अब ये किसी काम का है क्या, फिर से रीड्राफ्ट करोगे, फिर से स्टैम्प पेपर लेके आओगे, उसमें लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, 20,000, तो इट्स टेक टाइम, तो इसमें टाइम लगेगा। डन, चलो, पहला पॉइंट समझ में आया, क्या ऑफर कैंसिल भी हो सकता है, कब, बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है, चले। रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मैंने बोला रात 12 बजे से पहले पहले हाँ बोल देना, ये ऑफर आप ही के लिए है, बहुत सस्ता दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप घर जाते हो, मुझे लग रहा है नहीं यार बहुत ज्यादा ही सस्ता दे दिया, कहीं इसने हाँ बोल दिया तो फोन करके मैं तुरंत क्या कर रही हूँ, मना कर रही हूँ कि नहीं 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 नहीं, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। लेकिन ये मैंने मन में रखा है कि वो घर पहुंचेगा तो मैं बोलूंगी, और मैं भूल गई, तो रिवोकेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेट नहीं किया और मैं भूल जाती हूँ, उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे मैसेज किया कि हाँ मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, मैं सुबह उठती हूँ, तो क्या मैं कैंसिल कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो रिवोकेशन तब होगा जब मैं उसे बता दूंगी, ट्रांसफरी को कम्युनिकेट कर दूंगी, रिवोकेशन मस्ट बी रीच द ऑफरी बिफोर ही सेंड आउट द एक्सेप्टेंस। अब ये किसकी बात करें, रिटर्न डॉक्यूमेंट की बात करें, ठीक है। लेटर हमने भेजा ही था, एक्सेप्टेंस का जैसे ही लेटर आता है उससे पहले हमने क्या कर दिया, रिवोकेशन वाला लेटर भेज दिया, तो कुल मिलाकर सामने वाले के एक्सेप्टेंस से पहले मैं कभी भी कैंसिल कर सकती हूँ, बस मुझे जल्दी से जल्दी उसे इन्फॉर्म करना है, बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर टू कीप ओपन फॉर अ specific time, option is not binding unless it is supported by
कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है, पढ़ो मुझे बताओ क्या बोलता है। ऑफर अगर आपने ओपन कर रखा है फॉर स्पेसिफाइड टाइम, वो बाइंड नहीं करेगा अनलेस, क्या लिखा है, कंसिडरेशन है तो अच्छी बात है, बिना कंसिडरेशन के वो ऑफर किस मतलब का, कोई मतलब ही नहीं, मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, कोई मतलब ही नहीं भाई, है ना। कभी भी हाँ ना बोल, सामने वाला तो हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो ऑफरर अपने ऑफर को कैंसिल कर सकता है, कर सकता है, या तो आप बोलोगे नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस के बाद, या तो आप क्या बोलोगे, कर सकता है बिफोर एक्सेप्टेंस। बस बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। तो हमने ऑफर, सेकंड वाला फिर से, इन्होंने कहा जो कैंसिल करने वाली बात है मन में मत रखो, क्या कहो, ऑफरी को कम्युनिकेट कर दो। मैंने बोला रात 12 बजे से पहले पहले तुम्हें मैंने ऑफर दिया, और मेरे दिमाग में कि घर पहुंचोगे मैं तुरंत फोन करके बताऊंगा, वो मैंने बताया नहीं, अपने मन में था, मैंने मन में रखा है, तो क्या तुम्हें पता चला, जब तुम्हें पता नहीं चला तो क्या ये कैंसिल होगा क्या, 12 बजे तुम्हारा रिप्लाई आ जाता है और मैं कहूंगी ओ शिट मुझे तो तुम्हें बताना था, सॉरी यार, तो अब मैं बोलूंगी क्या सॉरी यार, नहीं नहीं कैंसिल करेंगे, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहले इन्फॉर्म कर देती एक्सेप्टेंस से पहले तो फिर ये कैंसिल हो जाता, मैंने किया ही नहीं, सामने वाला मुझे फोन करके एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो अब कैंसिल नहीं होगा, अब कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट होगा। डन, पक्का। तो चलो हमने सबसे पहले ऑफर को लेके क्या पढ़ा, ऑफर के पढ़े हमने रूल्स, रूल्स बोले तो एक वैलिड ऑफर किसे बोलेंगे, वैलिड ऑफर किसे बोलेंगे, हमने रूल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि ये जो ऑफर हमने दिया ये कब कब लैप्स हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा ये ऑफर कब रिवोक हो जाएगा। तो ऑफर को लेके जितनी डिटेलिंग पढ़ी है सेम मुझे अब एक्सेप्टेंस को भी लेकर पढ़नी है। एक्सेप्टेंस के क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्टेंस के क्या पढ़ेंगे, रूल्स ये मेन इसमें। चलो एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जो मैंने अभी ऑफर दिया था वो आप क्या कह रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, डन। सेक्शन 2 भी बोलता है अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब वो अपनी कंसर्न देता है, अपना तरफ से बोलते हैं कि हाँ मैं हाँ बोल रहा हूँ इस ऑफर के लिए, तो इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये अभी तो मीनिंग बताए, मीनिंग के बाद इंपॉर्टेंट है रूल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाइए, क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, बोलकर, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, लिखकर। ये क्या लिखा है, ये है समझने वाली चीज। एनी गेसेस, क्या होगा इसका मतलब, बोल कर लिख कर ये तो समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है, इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अग्रीमेंट तो ये हो जाएगा रिटर्न, मैं कह रही हूँ एक्सेप्टेंस, मैंने तुम्हें ऑफर देना, तुम मुझे हाँ बोलना चाहते हो, तो तीन तरीके हैं हाँ बोलने के, या तो क्या ओरली बोल दो, या तो लिख कर बोल दो, या तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी बाय एक्शन। याद करो अभी मैंने आपको बताया कुत्ता गुम गया, ढूंढना है, तो आकर मुझे बताओगे आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हमने, या फिर पुलिस बोलती है इस नालायक मुजरिम जो भाग गया जेल तोड़कर, इसे ढूंढने वाले को हम 1 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है, तो वो कहीं होटल में पहुंच जाता है, तो जब वो मिल जाता है तब वो पुलिस को बोलता है मुझे मिल गया मुझे पैसे दे देना। लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी क्या उसी दिन बोलता है हाँ हाँ मैं ढूंढूंगा, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं। तो बाय कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, बाय एक्शन। तो एक्सेप्टेंस तीन तरीके से हो सकते हैं, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है ना ओरल ना रिटर्न, क्या होता है बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। तो ये लिखा है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। तो आप एक्सेप्ट, अपने ऑफर को एक्सेप्ट करवा सकते हो बोलकर, लिखकर, या फिर बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जिन जिन को है ना टेस्ट देना है आ जाना, या फिर जिन जिन को मूवी देखना है आ जाना, तो कोई मुझे फोन करके बता देगा दीदी मैं आ जाऊंगा, कोई मुझे व्हाट्सएप करके बताएगा दीदी मैं आ जाऊंगा, और कोई डायरेक्ट उसी दिन उस जगह पर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स उसने ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो तीन तरीके हो सकते हैं, तीन मोड हो सकते हैं एक्सेप्टेंस के, रिटर्न, ओरल और कंडक्ट। चलिए पर्टिकुलर मेथड अगर एक्सेप्टेंस का, अब ठीक जो हमने ऑफर के रूल्स पढ़े ना उसका ठीक ऑपोजिट होने वाला है। अब हमने क्या बोला था, तरीका बताएगा ऑफरर, तो एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए, उसी तरीके में होना चाहिए। पर्टिकुलर मेथड ऑफ द एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्ट जो भी प्रिस्क्राइब मोड है, मैनर है। ये क्या लिखा है, अनक्वालिफाइड, लिखो अनकंडीशनल, एक होता है कंडीशनल एक होता है अनकंडीशनल, इसका मतलब क्या है,
अनकंडीशनल। चलिए, मुझे बाइक बेचनी है 26,000 की, सॉरी 25,000 की बेचनी, 25,000 की मुझे बाइक बेचनी है, डन। तुमने क्या बोला दीदी महंगा पड़ रहा है, कितना रेट लगाया, 20,000, महंगा पड़ रहा है। मैंने ऑफर दिया तो तुमने मुझे क्या दिया, काउंटर ऑफर। तुमने कहा कि अरे खरीद लूंगा अगर आप मुझे 20,000 में दोगी तो। तुमने कंडीशन नहीं दे दी, तो एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, अनकंडीशन होना चाहिए। अगर आप कंडीशन दोगे तो आप मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो और काउंटर ऑफर दे रहे हो, जो भी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा। तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा अनकंडीशनल। अगर एक्सेप्टेंस में आप क्या लेके आओगे, कंडीशन, कंडीशन मैं लगा सकती हूँ ना, मुझे प्रोडक्ट बेचना है अपना, मैं ऑफरर हूँ, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में रहूंगी, मैं कंडीशन लगा सकती हूँ। लेकिन खरीदने वाला अगर कंडीशन लगा रहा है, दैट मीन्स वो मेरे ऑफर को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, अनक्वालिफाइड, या फिर मैं दूसरे सेंस में बोलूँ क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, या फिर क्या बोलूँ, एब्सोल्यूट होना चाहिए। हाँ मैं 25,000 में खरीदने को तैयार हूँ, तुम बोलोगे नहीं नहीं 25 नहीं 22 कर लो, तो आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, कंडीशन दे रहे हो, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, सेम बातें फिर से लिख दी, काउंटर ऑफर और क्या लिखा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक तरीके से क्या है, ऑफर का क्या है, रिजेक्शन है। ठीक, एग्जाम्पल देके ये बता रहे कि घोड़ा बेचने का डिसाइड हुआ कितने का, 1,000 में, वो बोल उसने काउंटर ऑफर दे दिया, कितने का बोला, नहीं नहीं 1,000 नहीं, कितने का, 990। तो क्या उसने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया, उसने काउंटर दे दिया, उसने कंडीशन रख दी कि 990 में तो मैं खरीद लूंगा, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। डन। क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस must be communicated to who is offerer, ऑफर। जब ऑफरर भी बता रहा था तो ऑफरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करने की है ना, तो एक्सेप्टेंस तब होगा, मैंने बोला कि भाई मुझे बेचना है, रात 12 बजे तक बताना, तुम्हारे मन में है कि खरीदना है लेकिन सो गए, बताना भूल गए, तो ऑफर तो क्या हो गया, लैप्स हो गया। कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। तुम बोलोगे दीदी मन में था बस बोलना भूल गए, नहीं अलाउड। ठीक, मियर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ, मियर बोले तो ओनली, बस दिमाग में होना एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको सामने वाले को बताना भी पड़ेगा। मियर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी, ऑफरी कौन है, एक्सेप्टेंस वाला है ना, जिसे ऑफर मिला है, डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने बोला बाइक चाहिए, तुमने ना हाँ बोला ना ना बोला, शांति, तो तुम्हारी शांति में ना समझेंगे, तुम्हारी शांति में हम क्या समझेंगे, ना, कि भाई अगर ऑफर लेना चाहते हो तो हाँ बोलो ना। तुम अगर शांत हो तो तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि तुम्हारी ना है। एफ पॉइंट फिर से पढ़ो, mere silence on the part of the offeree, कौन शांत है, ऑफरी, does not amount to acceptance, इसे हम acceptance नहीं मानेंगे, मतलब क्या है, आपकी ना है, शांति में तुम्हारी ना समझेंगे। ठीक है, तो हाँ बोल देना चाहिए था अगर हाँ है तो, नहीं। चलो, एक्सेप्टेंस बट नॉट द मोड ऑफ द रिजेक्शन, ऑफरर कैन प्रिस्क्राइब, एफ वाला पॉइंट पढ़ रहे, ठीक है। ऑफरर क्या बता सकता है, एक्सेप्ट करने का मोड बता सकता है, रिजेक्ट करने का कोई मोड नहीं बताएगा। मैंने बोला फोन करके बताना अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, उसने फोन किया ही नहीं, ना मैसेज किया, कुछ नहीं, शांत है, तो अगर शांत है तो उसका मतलब क्या है, रिजेक्ट है। 12 बजे से पहले बताना था, हाँ नहीं बताया, तो आपकी शांति में क्या समझेंगे, ना। ठीक है, जी पॉइंट आ जाइए, ये वही वाला है, इफ द ऑफर इज वन टू एक्सेप्ट बीइंग एक्टेड अपॉन, पहले एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से पूरा पॉइंट समझ में आएगा। वही डॉग है ना, लॉस्ट हो गया हमारा, इफ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड, रिवॉर्ड दिया गया, इनाम दिया गया, किस चीज का, कि भाई एक कुत्ता है जो गुम गया है, ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय फाइंडिंग, ऑफर कैसे एक्सेप्ट होगा, बोलकर हुआ, लिख कर हुआ, या फिर बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, आफ्टर रीडिंग अबाउट द ऑफर, किसी ने ये ऑफर रीड किया और फिर ढूंढा, ढूंढने के बाद उसके मिल गया, तो अननेसेसरी बिफोर ब्रिंगिंग टू सर्च डॉग टू गिव नोटिस, क्या बोल रही है एग्जाम्पल, जब आप ढूंढने जा रहे थे तो क्या नोटिस देने की जरूरत थी कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मिल जाएगा तो दे देना, अरे सीधा ढूंढ के लेकर आओ, सामने कुत्ता दे दो, आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब ये जी पॉइंट पढ़ो, इफ द ऑफर इज वन विच इज एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, कैसे एक्सेप्ट हुआ, एक्टेड है ना, बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, नो कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड, कम्युनिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, बताना जरूरी है,
लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आप नहीं भी बताओगे तो भी आपका ऑफर एक्सेप्ट मान लिया जाएगा बाय कंडक्ट, क्योंकि सबने एक्सेप्ट किया, सबको मुझे फोन करके पहले बताएगा हाँ हम ढूंढेंगे, हाँ हम ढूंढेंगे। तो भाई ये क्या एक्सेप्टेंस है, इससे अच्छा ढूंढ के लेके आओ, उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा जो ढूंढ के लेकर आएगा। डन। जी पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दी रीजनेबल टाइम। ठीक है, 10 साल बाद कुत्ता ढूंढ के लेकर आते हो, है ना, या फिर कोई भी ऑफर जो भी मिला है, कोई एक टाइम वगैरह, मैंने बोला रात के 12 बजे देना, तुम मुझे दे रहे हो 1 साल के बाद रिप्लाई, तो क्या बोल दिया, प्लीज ऑफर लैप्स होने से पहले पहले एक्सेप्ट कर लेना। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफर विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्पेसिफाइड ऑफर इज नॉट एक्सेप्ट, बताना पड़ेगा, बिना बताए कुछ नहीं हो सकता। चीजें समझ में आई? पक्का? वापस हमने पढ़ा, आज हमने क्लास कहां से स्टार्ट करी, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब रहेगा जब सही ऑफर होगा, सही एक्सेप्टेंस होगा। ऑफर डिटेल में पढ़ा, एक्सेप्टेंस डिटेल में पढ़ा। सही ऑफर पूरा पॉइंट्स पढ़ा कि भाई बोलना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज ना करे। एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए, बोलना होना, जो मोड बोला है उसी मोड में बताइए, वगैरह वगैरह। अब हेडिंग देखो, क्या टेलीफोन में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ। मोबाइल फोन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है ना। अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकते, रिटर्न हो सकते, क्या टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। लेकिन समझो आप, ये बीच बीच में ना नेटवर्क गुल हो जाते हैं, बीच बीच में क्या हो जाते हैं, नेटवर्क गुल हो जाते हैं, लाइन डेड हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन यस हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन समझो, कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन रिगार्डेड द सेम प्रिंसिपल नेगोशिएटेड बाय द पार्टीज इज एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट को उसी कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखेंगे जो हम आमने सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैलिडिटी दोनों की सेम रहेगी। इन बोथ केसेस ओरल ऑफर हो रहा है, ओरली एक्सेप्टेंस हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्टेंट मस्ट बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, ऑडिबल होना चाहिए। अगर ऑडिबल नहीं है एक्सेप्टेंस, मैंने बोला बाइक खरीदनी है, आप हाँ बोल रहे थे लेकिन वो मुझे सुनाई नहीं दिया, ऑडिबल नहीं था, अच्छे से सुनाई नहीं दिया, या समझ में ही नहीं आया। ऑफरर को अगर ऑडिबल नहीं है, ऑफरर अगर नहीं सुन पा रहा है, ऑफरर को समझ ही नहीं आया, तो बच्चा एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा, और आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये सारी चीजें प्रूव करने के ऊपर है, अब हम नहीं जाएंगे उस प्रूव करने में, ठीक है, वो पुलिस का काम है, पुलिस ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से करती है, ठीक है। तो बस ये समझो, टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन ध्यान रखना कुछ बातों का, अच्छे तरीके से सुनाई देना चाहिए, नहीं सुनाई दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, नहीं माना जाएगा। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द टेलीफोन लाइन इज गो डेड, एग्जाम्पल देखिए बता रही है, जैसे डेड हो जाती है, ऑफर डज नॉट हियर द ऑफरी वर्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में साउंड बहुत ज्यादा है, नॉइसेस बहुत ज्यादा है, टीवी देख रहे हैं बहुत ज्यादा लाउड कर कर, तो चीजें सुनाई नहीं दे रही, अगर चीजें नहीं सुनाई दे रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। डन? पक्का? हेडिंग क्या लिखा है? अब ये हमारा पहला पॉइंट होता है ओवर। पहला पॉइंट क्या, ऑफर एक्सेप्टेंस। अभी आपको ऑफर एक्सेप्टेंस चला था, हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस। हमने अपनी डिटेल में क्या पढ़ा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। 5 मिनट का ब्रेक दूंगी, उसके बाद वापस कंटिन्यू करूंगी। हाँ, कन्हैया लाल का केस, यस, ये कन्हैया लाल का केस आपको वही वाले की बात कर रहे हैं कि सुनाई ही नहीं दिया था, जिस कारण से क्या हुआ, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। केस वही है जो ऊपर हमने पढ़ा, बस नाम दे दिया कि कन्हैया लाल के केस में ऐसा हुआ था, लेकिन कन्हैया लाल का केस इतना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस नहीं है जो याद करने लायक हो। कौन? केशवनंद भारती, हाँ। हाँ, वो अब एक बार वन रीड करोगे ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि उस वन रीड में क्या मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हें बताएगा फेडरल यूनिटरी बताएगा, तुम्हें बताएगा फंडामेंटल राइट्स, तुम्हें बताएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, तुम्हें बताएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तुम्हें बताएगा प्रेम्बल। जो कुछ हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो उन्होंने क्या कर रखा है, इंट्रोडक्शन में दे रखा है, तो उसे पहले रीड करना, और रीड करने के बाद फटाफट, है ना, पहले सब पहले रीड करके आएंगे, फिर मैं आपको एक क्लास में उसका एक फटाफट वाला जिस्ट दे दूंगी, ठीक है। वैसे मुझे, हाँ हाँ हाँ, बीच का रास्ता क्या निकला था, इतना बड़ा केस भूल कैसे सकते हो?
हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया। अभी उन्होंने कहा शांति रखो, और फिर क्या बोला, अब कोई ऐसा बीच का, मतलब केशवनंद भारती ही जीत जाता है। सेटलमेंट होना मतलब क्या, केशवनंद भारती जीत गया, और जीतने के बाद क्या बोला कि तुम इस बार जीत गए हो, लेकिन अगली बार से किसी की दम नहीं होगी जीतने की। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे, इसे फंडामेंटल राइट से आउट कर रहे। ठीक है, लेकिन उसे एक बार पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ने के बाद मैं फटाफट बताऊंगी, लेकिन मुझे मालूम, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आप रीड करके समझ में आएगा कि उसको एग्जाम में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेन जो है वो आप पढ़ चुके हो। वो बस उन्होंने क्या बोरिंग तरीके से पैराग्राफ में रिपीट 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 लिख दिया। ठीक है, पढ़कर कब आओगे, कल का रखो टारगेट, रीड करके आओगे एक बार। इको का पेपर है, इको का पेपर तो आज है ना? अच्छा, आज भी है और कल भी है, ओके ओके। चलो, मैं तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, क्या लिखा है। बातें कभी नहीं खत्म होती। तो ये क्या है, लीगल, हाँ, लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन में भाई लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंशन अमंग दी पार्टीज। अग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय अ लीगल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बस अलग अलग तरीके से बोले कि दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए। चलिए, अग्रीमेंट ऑफ द सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर। जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने तुम्हें बोला आओ घर पे खाना खा लो, चलो मूवी देखने चलते, तो क्या कोई लीगल इंटेंशन, लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है? नहीं। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि इतने फर्नीचर बनाना, बदले में तुम मुझे इतने इतने पैसे देना। ठीक, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसिडरेशन है, तो लीगल इंटेंशन है, लीगल रिलेशन बन गया है। तो सोशल डोमेस्टिक नेचर नॉट कंटेम्पलेट द लीगल रिलेशन एज दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो कुछ नहीं, हम डिटेल में समझ चुके, बस इसमें रीडिंग करें, बाकी नीचे घिसी पिटी बातें आ जाए। थर्ड पॉइंट इज क्या, कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक, समथिंग इन रिटर्न। Consideration is one of the essential element of the valid contract. Example, A promise करता है गिफ्ट देगा, गिफ्ट में क्या देगा, 500 रुपए, किसको देगा, बी को। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी, सब्सिक्वेंटली चेंज हिज माइंड, बाद में मेरा माइंड बदल गया। बी कैन नॉट सक्सीड अगेंस्ट, मैंने बोला मैं 500 रुपए दूंगी, ठीक है, तुमने बोला हाँ हाँ मैंने ऑफर दिया मैं 500 दूंगी, तुमने बोला एक्सेप्ट कर लिया, हाँ दीदी हम ले लेंगे। मेरा दिमाग बाद में चेंज हो गया, मैंने कहा मुझे नहीं देना, बिल्कुल सही नहीं हो तुम लोग, मुझे देना ही नहीं तुम्हें पैसे, क्या तुम अब मेरे अगेंस्ट क्या केस फाइल कर सकते हो? मैंने तुम्हें जब 500 देने का वादा किया तो तुमने मुझे कुछ देने के लिए बोला था क्या? तो मुझे तो बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा था। अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हें 500 दूंगी और तुम इसके बदले में मुझे कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, बॉटल दे रहे हो, टिफिन दे रहे हो, वॉटेवर बैग दे रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो टू वे होना चाहिए ना कंसिडरेशन। सिंगल वे अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अब चाहे वो कोई भी काइंड में हो, चाहे वो बच्चा पैसे के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अक्सर तुमने देखा है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में देखा है ना कि गिफ्ट में क्या क्या दे दी जाती है, कार दे दी जाती है, घर दे दी जाती है, जमीन दे दी जाती है। तो वो वैलिड होते कि नहीं होते, जो जनरली तुमने देखा है, वैलिड होते कि नहीं होते? वैलिड होते प्रैक्टिकली, जो तुमने देखा है वैलिड तो हमने होते देखा है, लेकिन यहाँ तो मना कर रहा है। जनरल रूल, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्सेप्शन, अगर कोई भी तुम्हें गिफ्ट में दे रहा है, तुरंत उसकी क्या करवा लो, रजिस्ट्री। तुरंत उसकी क्या करवा लो, रजिस्ट्री। अगर तुमने रजिस्ट्री करवा ली गिफ्ट वाली चीजों की तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला कि भाई मैं तुझे घर दे रहा हूँ, तुरंत जाके बोलना है कि सुन, चल रजिस्ट्रार ऑफिस, नाम लिखवा। तो वो ओरल को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया ना, प्रूफ आ गया ना। अब जैसे ही प्रूफ आ गया तो बच्चा अब क्या वो गिफ्ट वापस ले सकता है? नहीं। मुंह से बोला कि मैंने तेरे को ये घर दिया, कल से घर पे रहने लग गए तुम, जब चाहे वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि टू वे कंसिडरेशन नहीं है। अगर टू वे कंसिडरेशन होगा तो ही, बाइक दे दी, कार दे दी, बच्चा कार अपने नाम करवा लो, बाइक अपने नाम करवा लो, तभी मिलेगी। अगर करवा ली तो भैया आपने प्रूफ दे दिया ना। अदरवाइज गिफ्टेड वाली चीजों में साफ साफ बोल दिया है कंसिडरेशन टू वे नहीं है, सिंगल वे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस केस का नाम याद रखना। इस केस में गिफ्ट वाली ही चीजें भी थी, और इसी केस से कंक्लूजन निकला था कि जो गिफ्टेड चीजें वो क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी,
क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग नहीं है तो कंसिडरेशन मिसिंग है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए, सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब व्हेन इट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कौन होता है प्रोमिसर? प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी, जिसको दिया प्रॉमिस, ठीक है। चलो, तो प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन या फिर एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए अगर कोई भी काम हो रहा है तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया प्रॉमिस एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट या फिर एब्सेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जब भी हम आप किसी को प्रॉमिस करते कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए, अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या लिखा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कंसिडरेशन को समझाने के लिए दो सिस्टम्स आपको समझाए जाएंगे। पहला क्या लिखा है? कंसिडरेशन एज द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की मर्जी, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। एक घर में आग लग जाती है, पहले एग्जांपल समझो, ठीक है। एक घर में आग लग जाती है, एक बंदा बोलता है बचाओ 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 बचाओ। राह चलते इंसान सुन लेता है और उसे बचाने आ जाता है। तो राह चलता इंसान वॉलंटरी आया था, वॉलंटरी आया, ठीक है, और उसको बचाता है। जिसे बचाया है वो खुश होकर इनाम में उसे दे देता है कुछ गिफ्ट, तो उसने खुश होकर खुद से दिया। पहला एग्जाम्पल क्या है? राह चलता इंसान खुद से आया, 10 लोग थे, 10 लोग में से एक ही इंसान आया कि नहीं यार बचाना चाहिए, बाकी 9 लोग तो नालायक निकल लिया, हमें क्या लेना देना, तो वॉलंटरी है। पहली सिचुएशन। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज। जिसके घर में आग लगी तो बोलता है बचाओ बचाओ, और बचाने वाले को मैं दूंगा 1 करोड़। तो जो अभी तक नहीं सुन रहे थे वो भी आज इंटरेस्ट दिखा रहे। तो यहाँ पे ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो बचाने क्यों आए? क्योंकि उन्हें क्या मिलने वाले थे? 1 करोड़ मिलने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो बचने के बाद मुकर नहीं सकता। अब तुम लोग उस एग्जाम्पल के पीछे मत पड़ना कि दीदी प्रूफ कैसे करेंगे, वो पुलिस का काम। प्रूफ नहीं होगा तो नहीं मिलने वाला, प्रूफ हो जाएगा तो मिल जाएगा। सामने वाला वॉलेंट्री आया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन जब उसने बोला कि मैं 1 करोड़ दूंगा तो बचाने के लिए आया, तो अब ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रोमिसर की मर्जी, प्रोमिसर की मर्जी कि वो क्या कर रहा है, कंसिडरेशन अपनी इच्छा से देगा। वो देना चाहता है तो वो दे, नहीं देना चाहता है तो ना दे। नहीं देगा तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में सेम एग्जाम्पल दिया है, ए रश टू हेल्प, जिसके घर में क्या लगी थी? हाउस इज ऑन फायर, देयर इज नो कंसिडरेशन बट वॉलंटरी। पहला वाला एग्जाम्पल सेम कि वॉलंटरी आता है। अनदर एग्जाम्पल देखो कि क्या हुआ। प्रोमिसर की मर्जी है कंसिडरेशन देने की। इफ ए गोज टू बीज हेल्प, ए बचाने गया बी को, क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी। देयर इज अ गुड कंसिडरेशन एज बी, क्योंकि उसने एक अच्छा खासा अमाउंट रखा, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 1 करोड़ था। नॉट विश टू डू, उसने कुछ भी ग्रेटिट्यूशन या फिर वॉलेंट्री नहीं किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है। बात समझ में आ रही है? तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया है? प्रोमिसर के डिजायर, प्रोमिसर की ही मर्जी होती है पहले ऑफर देने की, और सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाओ, इसमें एक लैंडमार्क केस है, चेन्नैया वर्सेस रमैया। ये नाम याद रखना है, ठीक है। चेन्नैया रमैया, ये थोड़े साउथ इंडियन मेरे ख्याल से नेम है ना, रमैया एंड ऑल, ये सब वहीं होते ना? नहीं, ठीक है यार। पहले जमाने के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, आज के जमाने के नाम, और आगे के जब जमाने आएंगे तो वो हमारे नामों का मजाक उड़ाने वाले, है ना। मेरे नाम का तो बहुत मजाक उड़ाएंगे वो, ये क्या है पिंकी पिंकी क्या नाम होता है ना। चलिए, कंसिडरेशन में मूव, इधर आओ चलो। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, क्या लिखा है? कौन होता है प्रॉमिस? से पहले तो बताओ। जिसे प्रॉमिस करते, मैंने प्रॉमिस किया तुम्हें तो तुम प्रॉमिसी हो, और जिसने प्रॉमिस करने वाले को बोलते प्रॉमिसर, ठीक है। अब पहले केस को अच्छे से समझना, ठीक है। एक मदर है, उनकी एक बेटी है, थोड़े छोटे बाल बनाती हूँ। मदर, उनकी एक बेटी, ठीक है। वो अपनी बेटी को बोलती कि मैं तुम्हारे नाम एक घर करने वाली हूँ। माँ क्या बोलती है बेटी को? कि मैं घर दे दूंगी, डन। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन किसकी है? मम्मा की। मम्मा ने बोला, मार्क्स नहीं बोला, तुम्हारे एक मामा है, तुम्हारे एक मामा,
मतलब मम्मा के क्या हो गए, वो भाई हो गए। इनको ना, इनका कोई नहीं है। मैं तुम्हें घर इस शर्त में दे रही हूँ कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे मंथली उन्हें, ठीक है। अब बेटी एक बार देती है, दो बार देती है, तीन बार देती है, घर तो इसके नाम हो चुका है बेटी के। अब उसको बुरा लग रहा है कि मामा को फ्री फोकट में क्या देने पड़ रहे, पैसे देने पड़ रहे। तो ये ना केस कर देती है, किसके अगेंस्ट, मामा के अगेंस्ट। और क्या बोलती है कोर्ट में जाकर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो टू वे होना चाहिए ना, कंसिडरेशन तो टू वे होना चाहिए, ठीक है। मैं बस पैसे देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, ये मामा है जो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे। तो फिर कोर्ट बोलता है कि तुम्हें मिला है कंसिडरेशन, वो क्या मिला है, घर। वो घर, तो ये लड़की बोलती घर तो भैया मम्मा ने दिया है। तो बोला मम्मा ने ही तो दिया है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है पार्टीज ही कंसिडरेशन दे। अगर एक पार्टी ने बोल दिया है कि भाई दूसरी पार्टी, मैं अगर जैसे मम्मा ने बोला कि मैं तुम्हें तो घर दे रही हूँ ना, लेकिन मेरी कंडीशन ही क्या थी, मामा को ये सारी चीजें देना, तो कंसिडरेशन माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि मम्मा ही तुम्हें बदले में जो दे रही है इन्हीं के साथ तुम्हारा है, तुम उसको क्या दे रही हो, तुम कुछ दे रही हो क्या। तो टू वे तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर हेडिंग कंसिडरेशन में मूव, कंसिडरेशन क्या हो सकता है, मूव हो सकता है फ्रॉम प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन। तो मम्मा का कंसिडरेशन सेट ऑफ हो जाएगा किससे, मामा से। तो मामा प्रैक्टिकली देखे तो नहीं दे रहे कुछ, लेकिन एक्चुअल में मामा की ही शर्त मानने में उसे ये घर मिला था। तो वो लड़की केस हार जाती है फाइनली, और मामा केस जीत जाते हैं, और उन्हें कंटिन्यूसली वो पैसे मिलते रहते हैं एज पर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बात समझ में आई, केस पूरा समझ में आया, आओ मेरे साथ रीड करेंगे। ये केस का कंक्लूजन यही दे रखा है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस। अ लेडी बाय डीड ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट दिया है लेकिन वो गिफ्ट फ्री में नहीं है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है, मामा को एक अमाउंट देना, ठीक है। मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर डायरेक्टिंग हर टू पे, क्या लिखा है, एनुअली देना पड़ेगा, एन्युटी टू दी डोनर ब्रदर। डोनर कौन है, मम्मा डोनर है, उनका भाई, ठीक है। चलिए, ऑन द सेम डे हर डॉटर एग्जीक्यूट इन राइटिंग इन फेवर ऑफ द डोनर ब्रदर अग्री टू पे, वो कहते हैं हाँ हाँ मैं दे दूंगी मामा को, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाद में वो जो डोनी है, डोनी मतलब डोनर मतलब डोनेट करने वाला, ठीक है, डोनी जिसे मिल रहा है वो बेटी डोनी हो गई। द डॉटर डिक्लाइन टू फुलफिल हर प्रॉमिस टू पे, बाद में वो मना कर देती है, केस होता है, और केस का कंक्लूजन ये आता है, कोर्ट साफ बोलता है अंकल कुड सू इवन दो नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। भले ही आप मामा को कुछ मामा बदले में कुछ नहीं दे रहे, लेकिन मामा यस रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप उन्हें पैसा नहीं देते हो तो मामा केस करेंगे और आप वो केस हार जाएंगे। तो फाइनली बेटी के अगेंस्ट से डिसीजन था। बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो, तो ये हेडिंग समझ में आई, दो हेडिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसिडरेशन का, पहला, कंसिडरेशन प्रोमिसर की मर्जी के ऊपर है, अगर उसने दिया है और सामने वाले ने एक्सेप्ट तो प्रॉमिस बन जाएगा। कंसिडरेशन प्रोमिसी का भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं दो पार्टी उन्हीं के ही बीच में है ना कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी ये कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रिविटी के ऊपर लिखो डिफरेंस, प्रिविटी के ऊपर लिखो डिफरेंट, लिखो डिफरेंट या फिर स्ट्रेंजर, डिफरेंट डिफरेंट। चलो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो। तुम्हारा और मेरा झगड़ा है, क्या दोस्त केस फाइल कर सकता है क्या, दो पार्टी है आपस में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा, अगर नहीं किया तो एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तीसरा बंदा स्ट्रेंजर आकर बोलेगा नहीं मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, कर सकता है क्या, बोलेगा भाई तू कौन, तेरे साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो एलिजिबल है क्या केस फाइल करने के लिए, नहीं। अक्सर नोटिस करो जब भी मूवीज देखते हो या फिर कोई भी स्टोरी देखते हो, सीरीज देखते हो, इन सब में आप ये देखते हो कि जिसके साथ गलत हुआ है वही केस फाइल करता है, अगर वो सिविल नेचर का है तो। क्रिमिनल नेचर का तो कोई भी आजू बाजू भी कर लेता है। तो जो भी जिसके साथ गलत हुआ है वही जाके केस फाइल करेगा, ठीक है, कोई और उसके बिहाफ में कर सकता नहीं है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये कह रहा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, केस फाइल नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, स्ट्रेंजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है ही नहीं, वो कैसे केस फाइल करेगा। तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कोई तीसरा के अगेंस्ट में आ सकता है क्या, नहीं। आप इसके अगेंस्ट करोगे और आप इसके अगेंस्ट करोगे, लेकिन कोई और तीसरे के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बोथ,
इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, सब ये बोलते हैं। देखो इंग्लिश लॉ किसको बोल रखा है? इंग्लैंड लॉ को, ठीक है। इंडियन लॉ जो हमारा लॉ है, हमने काफी बहुत सारी चीजें वहां से उठा के रखी है, ठीक। तो वही कह रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश लॉ चाहे वो इंडिया का लॉ, दोनों को दोनों मना करते हैं। एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये भी एग्जाम्पल बता रहा है, सेकंड भी। सेकंड वाला थोड़ा इजी एग्जाम्पल है, आ जाओ। पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ये तो समझ में आ गया। जो पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में वो केस फाइल भी नहीं करेगा। आ जाओ एग्जाम्पल समझा, यहाँ समझो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ। बी बोला ठीक है भाई, घर खरीद लिया मैंने, ठीक है। अब इसको बदले में क्या देना है? कैश। घर खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा। ए बोलता है भाई सी से ना मेरी उधारी चल रही है, एक काम कर बी, तू मुझे पैसा ना देकर किसको दे दे? सी को वापस। केस क्या है? मैंने तुम्हें घर बेचा, मैंने तुम्हें घर बेचा, तुम मुझे बदले में पैसे दोगे? मैं कहूंगा मुझे पैसे मत दो, मैंने अभिषेक भैया से उधारी ले रखी है, एक काम करो डायरेक्ट अभिषेक भैया को पैसे दे दो। तुम अभिषेक भैया को पैसे नहीं दे पाते हो, तो अभिषेक भैया तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करने वाले कि मेरे अगेंस्ट करने वाले? मेरे अगेंस्ट। अभिषेक और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उधारी का, घर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मेरा हो रखा है, तुमने उसको पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा मेरा डिस्प्यूट होगा। अभिषेक सर और आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो बस बातें थी, मैंने बोला मुझे ना देके उसको दे दे। कायदे से तुम्हें मुझे को देना चाहिए, तुम उनको देने से मना कर देते हो। तो अभिषेक सर कुछ होते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करने वाले? नहीं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल यही बता रहे हैं। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आउटसाइड पार्टी, अभिषेक सर और मेरा डिस्प्यूट क्या होगा? कि उनकी उधारी नहीं चुकी तो वो मेरे अगेंस्ट आएंगे। तुम्हारा और मेरा क्या डिस्प्यूट होगा? कि घर के पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं। लेकिन क्या अभिषेक सर और तुम्हारा कोई बीच में डिस्प्यूट है क्या? नहीं। वो तो बस बातें थी कि दे देना, तुमने कहा दे देंगे और मना कर दिया। तो भाई मैं करूंगी तुम्हारे साथ डिस्प्यूट, मैं कोर्ट में तुम्हें खींचूंगी, वो नहीं खींच सकते। और ना वो तुम्हारे अगेंस्ट ना तुम उनके अगेंस्ट। डन। तो प्रिविटी ऑफ, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लिख दिया ना सब कुछ, हाँ तब केस कर सकते हैं। अभिषेक भाई ने भी साइन कर दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। अब पार्टीज के सिग्नेचर आ गए तो अब अभिषेक भैया भी केस कर सकते हैं। मैंने खरीदते बेचते वक्त ही बोल दिया था, जब तुमने खरीदा मैंने बेचते उसी टाइम बोल दिया था अभिषेक भैया भी इन्वॉल्व हो, चलो इस पार्टी के भी साइन कराओ। तो यस इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब वो आउटसाइडर नहीं है, वो स्ट्रेंजर नहीं है। स्ट्रेंजर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं गया है, आउटसाइडर है, पूरे से स्ट्रेंजर है। डन। चलिए हेडिंग क्या लिखा है? अभी कंसिडरेशन वाला ही पार्ट चल रहा है हमारा। सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस डिटेल में पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा हमने? नहीं नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस डिटेल में पढ़ा एलिमेंट में। दूसरा एलिमेंट क्या पढ़ा था? लीगल इंटेंशन। तीसरा कंसिडरेशन चल रहा है, कंसिडरेशन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो कंसिडरेशन के टाइप है, पहला एग्जीक्यूटरी, नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड, थर्ड पास्ट। एग्जीक्यूटरी को हम बोलेंगे वो कंसिडरेशन जो आज नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। कंसिडरेशन के टाइप है पैसा, रिटर्न, समथिंग जो भी तुम्हें मिल रहा है कब मिलेगा? फ्यूचर में। एग्जीक्यूटेड मतलब आज ही लेना देना होगा। पास मतलब दे चुके हैं। तीन टाइप के कंसिडरेशन हो सकते हैं। तुम्हारे मेरे बीच में आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई घर हम तुम्हें देंगे बाद में, फॉर एग्जाम्पल घर रजिस्ट्री करवाते हो, तुम कहोगे यार पैसा अभी नहीं देंगे, थोड़ा रुक रुक के देंगे। रुक रुक के दोगे तो तुम्हें क्या लगता है आज मैं रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगी? घर में अभी मेरा ही नाम है। कब होगी? जब पैसा दोगे, तो फ्यूचर हो गया। तुरंत पैसा दो, चलो रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस में तुरंत होता है पैसे दिए और भैया साइन करो, ऐसे पैसे का लेना देना होता है, ठीक है। जो तुरंत होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, तुरंत में पैसा दिया। या फिर दे चुके हैं, एक साल पहले दे चुके हैं, आ जाना। ए और सी को वाइस वर्सा बोल सकती हूँ। ए और सी क्या है? मैंने बोला आज बोला कि फ्यूचर में दूंगी, जब फ्यूचर में पहुंच जाऊंगी तो ये पास्ट हो जाएगा कि तुम्हें तो मैं दे चुकी हूँ। बात समझ में आ रही है? कंसिडरेशन तीन टाइप के, आज नहीं देंगे पैसे कल देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, ठीक है। या फिर मैं क्या बोलूंगी, मैं आपको पैसे दे चुकी हूँ, एक पार्टी एक परफॉर्मेंस कर चुकी होगी, दूसरी पार्टी का वेट हो रहा है, ठीक है। और बी वाले पॉइंट में क्या हो रहा है बताओ? तुरंत, तुरंत लेना देना हो रहा है, एक हाथ से ले दूसरा हाथ से दे, हमें भरोसा नहीं है, ठीक है। हाँ फाइनेंस है, फाइनेंस की कहानी एकदम डिफरेंट होती है, थोड़ा सा समझो। फाइनेंस हमने किया, ठीक है, फाइनेंस कंपनी तुरंत पैसे दे देती है, तो उनका हमारा अग्रीमेंट अलग हो जाता है। तुरंत पैसे कंपनी को तो मिल चुके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्टिवा खरीदी,
फाइनेंस करवाई, ठीक है, तो फाइनेंस मैंने किसी से करवाई होगी, एक एनबीएफसी बैठा होगा, समझते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो भाई एनबीएफसी ने तो क्या कर दिया है ना, तुरंत होंडा कंपनी को तो पैसे तुरंत जा चुके हैं, अब उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है, अब उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रखा है भाई, हम धीरे धीरे देते रहेंगे, फ्यूचर में देते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अब उनके साथ फिर इंटरेस्ट वाली बात आती है, धीरे धीरे रुक रुक के दोगे तो पैसा भी तो कमाए फिर वो, ठीक है। तो फ्यूचर को ये लोग बार बार बताएंगे ना, फ्यूचर उसे क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी, कंसिडरेशन क्या है, एग्जीक्यूटरी, या फिर कंसिडरेशन क्या है, एग्जीक्यूटेड, या फिर कंसिडरेशन क्या है, पास्ट। क्या इन टर्म से समझ में आ जाएगा, पास्ट से तो समझ में आएगा, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड थोड़ा सा समझना, एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, एग्जीक्यूटरी मतलब करेंगे फ्यूचर, ठीक है। चलिए, कंसिडरेशन के रूल्स, जैसे हमने ऑफर के एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़े थे। पहला, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए ना, कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि वो गिफ्ट में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये किया, आप मुझे ये काम करके दीजिए, तो काम, एक्ट। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, काइंड और कैश दोनों हो सकता है, ये काइंड की बात कर रहे हैं, ये क्या लिखा है, दे मस्ट बी अ म्यूचुअलिटी, बोले तो म्यूचुअल, दोनों की कंसर्न है कि भाई मैं तेरे लिए करूं तू मेरे लिए ये कर, दोनों की म्यूचुअल कंसिडरेशन, म्यूचुअल कंसर्न होनी चाहिए, मस्ट डू या अग्री टू डू। क्या लिखा है ये, ग्रेटिट्यूशन बोले तो गिफ्ट, फ्री में मिलने वाली चीजें, ठीक है, इज नॉट एनफोर्सेबल, म्यूचुअली अग्री होना चाहिए, गिफ्ट वाली चीजों को दूर रखा गया है, क्योंकि गिफ्ट वाली चीजें तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो ना टूटे उसके लिए क्या करना है, क्या दिमाग लगाना है, तुरंत रजिस्ट्री करा लो भाई, चाहे मुंह बोले चाहे मुंह बोलो। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वेग बोले तो कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इंडेफिनेट, इल्यूजरी, मतलब वही सब फेक चीजें नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन सम वैल्यू नीड नॉट टू बी एडुकेट, हम कह रहे हैं कुछ भी वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट कट टू कट ना हो, हम ये नहीं कह रहे एकदम ही परफेक्ट कि भाई तुमने मुझसे मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल का रेट ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है, आईफोन का रेट दिख रहा है कि भैया 80,000 का है, तो एकदम 80,000 लो, नहीं, वो तो तुम्हारी मेरी नेगोशिएशन है, भागने के 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है एकदम ही कट टू कट एडुकेट हो, थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल, तुम मुझे 1 करोड़ दो, मैं सुपारी लेता हूँ, सुपारी लेना मतलब मर्डर, ठीक है, तो ये कह रही कि भैया लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम थोड़ा ना होना चाहिए, कंसिडरेशन बदले में हम कुछ तुम्हारे लिए ये काम करके देंगे। कंसिडरेशन मोर देन प्रॉमिस ऑलरेडी बाउंड नॉट मेड फॉर दी कंसिडरेशन, समझो अब कंसिडरेशन क्या हो सकता है, जितना बोला है उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है, तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, मस्त खाना खाते हो, ठीक है, बिल बना 2,000 का, बिल कितने का बना, 2,000 का, वेटर को क्या दे के आओगे, टिप दे के आओगे, लेकिन तुम्हारे बीच में तो 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, तो कंसिडरेशन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जितना डिसाइड है उससे ज्यादा भी दे सकते हो, कम भी, ये क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं हो कि एकदम उतना ही हो, ये बोल रहा है कम भी हो सकता है, ये बोल रहा है ज्यादा भी हो सकता है, ये तुम्हारी और उनके बीच की बात है, समझ में आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में साइन फिर क्यों किया जब सामने वाला कम दे रहा है, वो तो उसी टाइम आपका डिस्कशन हो जाना चाहिए, म्यूचुअली बोला ना ऊपर ही, तो हम मानेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट में साइन मत करना, अब तुम साइन करने के बाद बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 25,000 की साइनिंग हो गई है, ठीक है, अब जो नीचे करेगा तो केस कर दो, क्योंकि 25,000 की साइनिंग हो चुकी है, ठीक है, लेकिन 25 का तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है 25 के हम 22 कर रहे हैं, तो अग्री है ना फिर, ठीक है, डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गई चीजें, इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, जनरल रूल, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल रूल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन है तो वो वैलिड है, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो, अब ये हेडिंग आपको क्या बोल रही है, इन केसेस में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, वैलिड, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती ये एक्सेप्शंस है, इन्हें छूट दी गई है, पक्का, अच्छा,
जनरल रूल अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड बोला जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पापा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, ठीक, गिफ्ट दिया है, लेकिन बेटी ने तो बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ये वैलिड माने जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पापा बाद में मुकर जाए, इससे पहले क्या करना है लड़कियों, क्या करना है भाई, अपने नाम कर लो। पापा इमोशनल होके, है ना, अभी तो बोल दिया, क्या पता बिगड़ जाए बाद में बात अपनी और पापा की, इससे अच्छा करवा लो। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सेप्शन। सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग मैंने बना दी, पहले क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। प्यार मोहब्बत में अगर आपने कोई गिफ्ट दे दिया है तो फिर वो गिफ्ट सही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इन्होंने साफ साफ अच्छे से बोला है, ये लव अफेक्शन वाली चीजों को क्या कर लो, सबसे पहले रिटर्न और रिटर्न रजिस्ट्री। अब रिटर्न तो है नहीं, तुमने तो ऐसे ओरली बोला है, जब तुम रजिस्ट्री करने जाओगे तो वो रिटर्न में कन्वर्ट करवाएंगे ही, एक पेपर में कहेंगे लिख कर दे दो, चलो उसको रजिस्टर करो। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। लेकिन यहाँ लिस्ट है कि यस, बिना कंसिडरेशन के भी सही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लव एंड अफेक्शन सबसे पहला। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अभी हमने अलग अलग कंसिडरेशन पढ़े, आज कंसिडरेशन नहीं दिया लेकिन कल तो दे चुकी थी ना, पास में दे चुकी हूं। नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइम बार डेट्स। चलिए समझते हैं टाइम बार, रुक जाओ थोड़ी देर से टाइम बार समझते हैं, पहले इजी वाली, ये थोड़ा लॉन्ग कंसेप्ट है। एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट समझते हो, प्रिंसिपल एजेंट समझते हो। पापा ने कहा था बिजली का बिल भर देना, पापा ने क्या बोला, बिजली का बिल भर देना, तुम एजेंट हो, तुम क्या हो, एजेंट। बिजली का बिल भरने गए थे तो क्या कुछ बदले में कंसिडरेशन लिया तुमने, लिया, ले भी नहीं सकते, खुद से दे दिया तो बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं एजेंसीज की अगर हम बात करें तो एजेंसी एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का कुछ रिलेशन ऐसा होता है कि उसमें वो कमीशन दे भी सकता है और कमीशन नहीं भी दे सकता। पापा प्रिंसिपल हो गए और तुम उनके एजेंट हो गए, तो बिना कमीशन के भी तो आप काम कर रहे हो, मतलब बिना कंसिडरेशन के काम कर रहे हो। तो पूरा का पूरा एक्ट है होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी के पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन जब बताएगा तो बोलेगा जरूरी नहीं है कि कमीशन इन्वॉल्व ही हो, बिना कमीशन के भी काम होता है, बिना कमीशन के काम होता है मतलब कि बिना कंसिडरेशन बोल सकते हो। तो एजेंसी, ये रेगुलेशन नंबर 185 अलाउ कर रहा है कि बिना कंसिडरेशन के काम करना, तो ये एक्सेप्शन बता रहा है एक तरीके से कि भाई बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ये जनरली फैमिली रिलेशंस इन सब में ही आता है। तुम ऊपर वाला पॉइंट भी देखो, ये लव अफेक्शन भी किस में आ रहा है, लव रिलेशन में ही आ रहा है, ये भी फैमिली रिलेशन इन सब में आ रहा है। लेकिन जब चीजें थोड़ी सी वाइडर लेवल की आती है, बिजनेस धंधे की बात आती है, उसमें जब प्रिंसिपल एजेंट होता है तो कमीशन इन्वॉल्व होता है। तो एजेंट प्रिंसिपल में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जब चीजें कमर्शियल नेचर की होती है तो कंसिडरेशन है। लेकिन जब कमर्शियल नेचर की नहीं है, जैसे मैंने बोला बिजली का बिल भर दो या कोई भी छोटे मोटे काम जो आए दिन तुम करते हो बिना कंसिडरेशन के, लेकिन तुम फिर भी एजेंट हो, तो ये भी फैमिली रिलेशन इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऊपर मैंने आपको रिलेशन की बात बताई, ठीक, नीचे वाला पॉइंट भी तो बोल रहा है गिफ्ट देना, ये ऐसे ही गिफ्ट देने वाली की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अनाउंस कर दिया, तुम मेरी फैमिली मेंबर्स नहीं हो लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे गिफ्ट देने का अनाउंसमेंट करवा दिया, ऊपर फैमिली रिलेशन गिफ्ट, नीचे क्या बोल रहा है, स्ट्रेंजर्स अगर दे रहे हैं कि भाई ये करने वाले को ये इनाम मिलेगा, तो ये तो कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल हम दे तो रहे हैं आपको कुछ ना कुछ, तो यस ये भी आएगा। लेकिन 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 गिफ्ट एक्चुअली मेड नीड नॉट टू बी नेचुरल, जरूरी नहीं है कि आपके और मेरे बीच में प्यार ही हो, बिना प्यार के भी गिफ्ट दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है प्यार है इसलिए गिफ्ट, और लास्ट वाला 2 3 4 5 फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोला है, बिना प्यार के भी गिफ्ट। लेकिन याद रखना गिफ्टेड चीजों को फटाफट अपने नाम करवा लेने का, तो दो तो गिफ्ट ही है, ठीक है। एक क्या है, पास कंसिडरेशन, इसमें तो मैं कहूंगी कंसिडरेशन है लेकिन कब दिया है, पुराना, ठीक है। एजेंसी वाला समझ में आ गया, ये भी रिलेशन की बात कर रहा है। एक लौता बचा आपका और आखिरी पॉइंट, क्या लिखा है, समझो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिमिटेशन एक्ट, नाम तो सुना है, टॉट जब हम पढ़े थे तो लिमिटेशन एक्ट एक कानून है जो डिटेल में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, पूरा एक लॉ कानून पढ़ेंगे। लेकिन ये कानून का काम, हर कोई काम, हर कोई जो भी लॉ बनता है ना उसका एक पर्पस होता है।
तो इसका पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट बना, कंपनीज एक्ट का पर्पस क्या है? कंपनी को सही तरीके से चलाना है, ठीक है? तो कोई भी लॉ बनता है पर्पसफुली। तुम्हें क्या लगता है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन देखते हो तो पर्पस क्या है? कि जाम ना हो, है ना, ट्रैफिक ना हो, इसलिए ट्रैफिक के भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट बने हुए हैं। ऐसे लिमिटेशन एक्ट का काम है चीजों को लिमिट करना, स्पेशली टाइम को लिमिट करना। कौन से टाइम को? मेरा केस 50 साल पुराना है, ठीक है, मैं सोकर उठती हूँ और 50 साल प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट के पास जाती हूँ कि यार वो जमीन ना मेरी थी। कोर्ट कहेगा सबूत। तुम्हें नहीं लगता जिसने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है कितने फेक फेक उसने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे होंगे? मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था 20 साल पहले, क्या सबूत दे पाऊंगी क्या? तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कोई भी केस करने की ना एक लिमिट होती है, कोई भी केस करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट में आओगे केस फटाफट सॉल्व होगा, तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी, जज को भी परेशानी नहीं होगी। एक टाइम के बाद आओगे तो सारी चीजें धुंधली हो जाएंगी, एविडेंसेस भी खत्म हो जाते हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो अगर हम कहेंगे वहां से अगर ब्लड रिपोर्ट देखनी है, उस हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या यहाँ पे कुछ भी मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला एक्सीडेंट में, डिस्प्यूट में, जो भी हो रहा है। तो कुल मिला के लिमिटेशन एक्ट हर केस की एक लिमिट तय करता है कि अगर पैसों से रिलेटेड मैटर है तो 3 साल में आ जाओ, पैसों से रिलेटेड मैटर है, डिस्प्यूट है, उधारी से रिलेटेड मैटर तो कितने साल में आ जाओ? 3 साल में आ जाओ। 3 साल के बाद आओगे तो भगा दिए जाओगे। कोर्ट कहेगा कितने लेट हो, हम नहीं आपका केस एंटरटेन करने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें बर्बादी किसकी है? समय की बर्बादी, जज की भी और आपकी भी। आप तो वैसे ही 3 साल बर्बाद करके आए हो, लेकिन आपके पास प्रूफ करने के लिए आपको चीज है क्या? तुम कहोगे है, लेकिन जज कहेगा कि भाई दूसरी पार्टी के पास भी होगी, क्योंकि फेक चीज तो इन 3 सालों में कितनी खड़ी हो सकती है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को टाइम पे लेकर आओ। अगर आप बोलोगे दीदी वो चीज रह गई थी, तो मैं कहूंगी कब की बात है? तुम कहोगे 2 साल पहले की बात है। पॉसिबल है कि वो 2 साल पुरानी चीज अब दे पाना, तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट बना। तो लिमिटेशन एक्ट का पर्पस समझ में आया? तो अब लिमिटेशन एक्ट क्या कर रहा है? टाइम बार डेट। मैंने क्या बोला? उधारी से रिलेटेड मैटर कितने साल में आ जाओ? 3 साल में आ जाओ, पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में। हर केस के लिए अलग अलग टाइम है, किसी में 2 साल है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 30 साल है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में बोलते 30-30 साल है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर बहुत हैवी होता है, ठीक है। लेकिन उधारी से रिलेटेड टाइम लाइन क्या है? 3 साल। तुम आ रहे हो 3 साल के बाद, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने तुम्हें उधार दिया है और तुम मुझे इंटरेस्ट के साथ चुकाओगे, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन तुम कब आते हो कोर्ट के पास डिस्प्यूट लेकर? 3 साल के बाद। कोर्ट क्या कहेगा? भग जाओ, अब मुझे मेरी उधारी मिलेगी क्या? तो हम तो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो गलत है भाई, मैंने इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है? 3 साल में तो आओ। 3 साल के बाद आओगे तो कैसे प्रूफ होगा? तो जितनी भी टाइम बार डेड है, बार्ड मतलब रोकना, टाइम बार डेड, जितनी भी उधारी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड मैटर्स है, अगर विद इन टाइम नहीं आओगे तो साफ बोल दिया बिना कंसिडरेशन के भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मैं कहूंगी यार मैंने लोन दिया, तुमको भी तो रिटर्न करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो गलत है, तो कोर्ट कहता है टाइम पे आओ ना। तो आपसे कोई पैसा नहीं वसूल सकता, और ये बात बहुत सच है। जिनको लॉ का ज्ञान है ना बच्चों, वो लॉ को ऐसे तोड़ते मरते। तुम्हें नहीं लगता जो लॉयर्स होते हैं वो इतने ज्यादा लीचड़ कैसे हो पाते हैं, है ना? कि भाई हम तो क्या करेंगे, हमें ज्ञान है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। तुम्हें लगता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उनको लॉ का नॉलेज है कि भाई 3 साल रोक लो सामने वाले को, इसकी तो अब हिम्मत ही नहीं होगी हमसे मांगने की। क्यों? क्योंकि कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, भगा देगा कोर्ट। इसलिए बहुत चीजों को डिले किया जाता है। तो लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तुम खुद देखो, ये लॉ, पुलिस भी किससे डरती है? लॉयर से। जैसे पुलिस वाले ने बोला भाई तुमने ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, तो लॉयर बोलेगा भाई तूने कौन सा किया? तो वो उसकी उतारता है कि भाई तुमने देखो, तुमने ये नहीं किया, तुमने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, तुमने हमें हेलमेट के लिए क्यों रोक रहे हो? तो ये सारी कहानियां तुम अक्सर देखते रहते होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ। उन्हें लॉ का नॉलेज है, किसको कहाँ से तोड़ना है, मरोड़ना है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर कंसिडरेशन बहुत जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कौन से? अगर आपने नेशनल लव एंड अफेक्शन में गिफ्ट दिया या बिना नेशनल लव एंड अफेक्शन के द्वारा गिफ्ट दिया, दोनों वैलिड है, लेकिन सीधी सी बात भाई रजिस्टर करवा लो, नहीं तो बाद में अगर कोई मुकरता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पास कंसिडरेशन, टाइम बार डेट और एजेंसी, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे आपकी सभा होती है समाप्त।